हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पी ट्रिपल एस बी क्लर्क। यहाँ पर जो पेपर आपका है पी ट्रिपल एस बी में कंप्यूटर और आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी स्कोरिंग रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर करते हैं और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करते हैं तो आप बहुत सारे कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे। और देखिए, एग्जाम में आपको क्या करना होता है। एग्जाम एक ऐसी रेस है जहां पर आपको हर एक कैंडिडेट को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को आगे रखना होगा। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप सिस्टमैटिक तरीके से हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। राइट। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट 50 एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आप जानते हैं कि जो आपका सिलेबस है वहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, लेकिन सिलेबस के अलावा भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से पंजाब के एग्जाम्स में और खास तौर पर पी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप लोग ने कई सारे प्रीवियस पेपर्स भी दिए होंगे और वहां से आप लोग ने ये एनालिसिस भी की होगी कि आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, तभी आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन के टॉप बेस्ट 50 एमसीक्यूज। हैव अ लुक। लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन भी हम आप तक कम्युनिकेट कर दें। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस बैच को पार्टिकुलरली। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इस बैच को तैयार किया गया था आप लोगों के लिए। पी ट्रिपल एस बी क्लर्क कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स, पी ट्रिपल एस बी क्लर्क और पी ट्रिपल एस बी क्लर्क आईटी दोनों ही एग्जाम के सिलेबस को कवर किया गया है, बल्कि सिलेबस से कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर किए गए हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां पर पीडीएफ भी आपको मिलेगी जो डाउनलोडेबल फॉर्म में होगी, और साथ साथ वीडियोस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। प्राइसिंग आप देख सकते हैं बहुत ही नॉमिनल है। क्लर्क की 599 और पी ट्रिपल एस बी क्लर्क आईटी जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर है 1299। वहीं अगर पूरे इस बैच की फीचर्स की बात करें तो बेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस यहां पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। वीडियोस एक्सप्लेनेशन है, यानी वीडियोस के फॉर्म में हर एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन मोड में वीडियो के थ्रू, और साथ में पीडीएफ, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, पीडीएफ इन दी डाउनलोडेबल फॉर्मेट। वैलिडिटी यहां पर रहेगी आपकी 12 मंथ्स फ्रॉम दी डेट ऑफ परचेज, यानी जब आप इसको लेते हैं तब से 12 महीने के लिए ये पैक आपका वैलिड रहेगा। एक क्वेश्चन कैंडिडेट का बनता है, सर इसके साथ में क्या कोई बुक भी प्रिफर करें, क्या कोई दूसरी वीडियोस भी देखने की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये बैच आपका सेल्फ सफिशिएंट है। वहां पर दिए गए पीडीएफ और वीडियो से ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी बुक या वीडियो आपको प्रेफर नहीं करनी है। गारंटीड क्वेश्चन इन एग्जाम, यानी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया? यानी 100% इसी बैच से ही आएगा, ये गारंटी है। बाकी अगर बात करें कि कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। सारा स्टफ वाया मेल आप तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बात करें अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो उसके लिए एक आपको व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। इस नंबर पे आप कोई भी मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं बेस्ट 50 एमसीक्यूज के बारे में। हैव अ लुक। बहुत अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। कंप्यूटर में कभी भी लेवल टफ नहीं होता। अगर आपको आता है तो आपको बहुत आसान लगेगा, और नहीं आता तो आपको टफ लगेगा। इसका मतलब जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी उतना ही आप स्कोर कर पाएंगे कंप्यूटर में, ये डैम श्योर है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए, टाइम टेकन टू रीड एंड राइट दी हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। हार्ड डिस्क को रीड और राइट करने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, रिक्वेस्ट टाइम या रिस्पॉन्स टाइम? करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड सीक टाइम। यानी हार्ड डिस्क जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो इसकी दो ही क्वालिटी होती है, दो ही फीचर होते हैं। एक तो रीड करना और दूसरा राइट करना, जिसमें रीड राइट हेड भी गिवन होता है।
किसी पार्टिकुलर टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए। तो ये टास्क किसकी वजह से होता है, यानी जो उसमें टाइम लगता है रीड और राइट करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक टाइम। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर लेटेंसी टाइम क्या होता है? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में लगा समय, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम। जैसे आप किसी भी फाइल की रिक्वेस्ट करते हैं और आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हो, यानी रीड और राइट की जगह पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दिया हो, तो आंसर क्या होगा, लेटेंसी टाइम होगा। समझ में आ गया? एक बार फिर से, रीड और राइट दिया है तो सीक टाइम, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दिया है तो लेटेंसी टाइम। ये बात समझ में आई? आगे देखिए, नेम द फाउंडर ऑफ सीडी एंड डीवीडी। सीडी और डीवीडी की बात करें तो सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का मतलब डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में होती हैं, इन्हें हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर क्या है, इसके फाउंडर का नाम बताइए। जेम्स रसल, जेम्स गॉसलिंग, जेम्स बॉन्ड या मार्टिन कूपर? जेम्स बॉन्ड तो हो नहीं सकता, मार्टिन कूपर भी नहीं होगा, क्योंकि ये फाउंडर ऑफ मोबाइल फोन्स हैं। तो मार्टिन कूपर जी ने क्या किया था, मोबाइल फोन को डिस्कवर किया था। जेम्स गॉसलिंग आप लोग जानते होंगे, जावा के फाउंडर हो गए, जबकि जेम्स रसल इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सीडी एंड डीवीडी। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज द वेरी वेरी करेक्ट वन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, विच सॉफ्टवेयर इज नॉट एन फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि फाइल कंप्रेस करने के लिए मददगार नहीं है, या जो इस कैटेगरी में नहीं आता। तो आप जानते हैं कि फाइल को कंप्रेस करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जिन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे विनरैर हो गया, विनजिप हो गया या 7-zip हो गया। ये आपके कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी बड़ी से बड़ी वीडियोस को या फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कंप्रेस करना ये तो एक फंक्शनैलिटी है, तो यानी फोर्थ आपका यहां पर गलत आंसर होगा, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एरर 404 इन इंटरनेट मींस। इंटरनेट में कई बार आपने देखा होगा, वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं या कोई एक लिंक को आप क्लिक करते हैं, तो कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि एक एरर आती है 404, जहां लिखकर आता है वेबसाइट नॉट फाउंड। तो ये 404 एरर किसको डिनोट करती है, बैड रिक्वेस्ट को, अनऑथराइज्ड को, फॉरबिडन को या नॉट फाउंड को? तो आंसर है नॉट फाउंड को ये इंडिकेट करती है, वेबसाइट या पेज नॉट फाउंड मींस एरर 404। ये होता क्यों है? जैसे सपोज करिए कोई एक वैकेंसी आई, उस वैकेंसी का एक पार्टिकुलर लिंक हमने अपनी वीडियो में लगा दिया। अब जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से ही वो वैकेंसी हट गई, लेकिन उस वैकेंसी का लिंक हमने अपनी वीडियो में से नहीं हटाया। तो क्या होगा, जब कोई भी एस्पिरेंट उस लिंक पर क्लिक करेगा तो लिखकर आएगा एरर 404, यानी वेबसाइट या पेज नॉट फाउंड। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं हम लोग 404 एरर। नेक्स्ट, इट इज द सबसेट ऑफ द वेबसाइट। ये वेबसाइट का सबसेट है। बहुत आसान है, बताइए। वेब स्पेस, वेब एयर, वेब पोर्टल या होम पेज? तो आप जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। वेब पेजेस के कलेक्शन को ही वेबसाइट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, दैट इज वेब पोर्टल। क्योंकि देखिए, वेब पोर्टल बोलें या वेब पेज बोलें, बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है वेबसाइट और वेब पोर्टल में। देखिए मेन डिफरेंस क्या है, आपको वैसे पता होना चाहिए कि वेबसाइट किसे बोलते हैं और वेब पोर्टल किसको बोलते हैं। वेबसाइट होता है जिस पर फ्रीली कोई भी मूव कर सकता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, नंबर ऑफ टैब्स पर क्लिक करते हैं, वो आपकी क्या हो गई, दैट इज वेबसाइट। लेकिन जिस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, जिसमें एंटर करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं वेब पोर्टल। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, ईमेल, इनमें एंटर करने के लिए बेसिकली आपको यूजर नेम और पासवर्ड यानी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज वेब पोर्टल। और आप देखते हैं कई बार वेबसाइट के अंदर भी वेब पोर्टल्स होते हैं, जहां आप लॉगिन करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर आप उसके अंदर
विजिट करते हैं। क्लियर है? तो इट इज द सबसेट ऑफ द वेबसाइट। आंसर क्या होगा? वेब पेज भी सही है और वेब पोर्टल भी वैलिड है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज। बहुत बार पंजाब के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है वो क्या है। आउटलुक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऑर्गेनाइजर है या एक्सेस है? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक इज कॉल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। नेक्स्ट देखिए, विच वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल्स हेल्प्स इन रिमोट लॉगिन ओवर द नेटवर्क। कह रहा है ऐसी कौन सी वर्चुअल प्रोटोकॉल है, टर्मिनल प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिन में मदद करती है। रिमोट लॉगिन का मतलब कि आप सपोज करिए किसी दूसरे सिटी में हैं, हम किसी दूसरे सिटी में हैं और हम आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएं, तो यहां पर एक प्रोटोकॉल का यूज होगा। वो प्रोटोकॉल कौन सी है ये आपको बताना है। उसको हम लोग रिमोट प्रोटोकॉल बोलते हैं। पीओपी, आईमैप, एसएसएल या टेलनेट। वेरी गुड, दिस इज व्हाट वी कॉल टेलनेट। टेलनेट यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। याद रखिएगा, कभी भी रिमोट लॉगिन की बात की जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा? टेलनेट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट। जैसे कि अभी हाल ही में कई सारे एग्जाम्स हुए हैं और आप लोग जानते हैं कि वहां पर एक्सटेंशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत रहा क्योंकि क्वेश्चन जो एक्सटेंशन से पूछे गए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट, यानी 2019 या 2021, क्योंकि अब लेटेस्ट कौन सा है? 2021 है। 2021 भी आ सकता है यहां पर, आंसर लेकिन सेम होगा। तो 2016 पूछें, 2019 पूछें, 2021 पूछें, सभी केसेस में आंसर क्या है? सेम है। तो इस केस में आपका जो आंसर बनेगा डॉक्यूमेंट के केस में वो क्या है? आप जानते हैं .docx है। .docx यानी फर्स्ट इज दी बिल्कुल करेक्ट आंसर डॉक्यूमेंट के केस में। ये तो आपको पता होगा। अगर यहां पर पुराने वाले वर्जन के बारे में पूछ लिया जाता, जैसे 2003 के बारे में, तो आंसर हो जाता .doc। ठीक, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जितने भी हैं उसमें आपको एक्स लगा हुआ मिलेगा, है ना, पहली बात। दूसरा एक तरीके का क्वेश्चन और भी आता है, जैसे व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2019 टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? एक रेडीमेड बना बनाया टूल होता है, पेज होता है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? तो अगर टेम्पलेट आ जाए तो याद रखिएगा कि टी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब ये डॉक्यूमेंट नहीं है एक तरीके का, ये टेम्पलेट है। तो .docx, क्योंकि लेटेस्ट है तो एक्स लगेगा लगेगा, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। मींस .docx किस में है? फोर्थ आपका वैलिड आंसर बनेगा। .doc फॉर द डॉक्यूमेंट एंड .dot फॉर द टेम्पलेट पर्पस। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2019 मैक्रो इनेबल टेम्पलेट। अब सिर्फ टेम्पलेट की बात नहीं हो रही है, मैक्रो इनेबल टेम्पलेट की बात हो रही है। तो अब क्वेश्चन उठता है, सर मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज आपको पता होना चाहिए कि ये रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, जो रेपिटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर कुछ भी आप कर रहे हैं एमएस वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में, उसको रिकॉर्डिंग करने का जो काम है वो कौन करता है? दैट इज मैक्रोज। समझ में आया? तो मैक्रो इनेबल टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? तो इसको याद रखिएगा, टेम्पलेट पहले और मैक्रोज बाद में, यानी टी और एम। तो कहीं आपको दिख रहा है ऐसा ऑप्शन जहां लास्ट में टीएम दिया हुआ है? बिल्कुल दिख रहा है, तो दैट इज द करेक्ट वन। .dot मतलब टी का मतलब टेम्पलेट है और एम का मतलब क्या है? मैक्रोज है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच फंक्शन की इज यूज टू गो टू द पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट और सम अदर लोकेशन। कह रहा है कौन सी ऐसी फंक्शन की है जिसकी मदद से आप गो टू पेज पर जाते हैं, बुक मार्क करते हैं, फुटनोट करते हैं, टेबल, कमेंट या कुछ भी लोकेशन पर पहुंचते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? F5 इज द करेक्ट वन। तो F5 फंक्शन की मदद से हम इन सभी प्लेसेस पर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, दैट इज F5।
नेक्स्ट, कंट्रोल के साथ में राइट एरो अगर हम प्रेस करते हैं तो इसका इस्तेमाल एमएस वर्ड में क्यों किया जाता है? कंट्रोल राइट एरो इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2019 टू विच पर्पस या फॉर विच पर्पस यू हैव टू एक्सप्लेन. मूव राइट वन वर्ड, मूव राइट वन कैरेक्टर, मूव राइट वन सेंटेंस या मूव राइट वन पैराग्राफ. बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल के साथ राइट एरो करने पर मूव राइट वन वर्ड होगा, है ना. एक वन वर्ड की तरफ पर हम राइट हैंड साइड पर मूव कर जाएंगे, तो दैट इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड 2019 इज यूज्ड टू टॉगल द केस ऑफ लेटर्स among अपर केस, लोअर केस एंड सेंटेंस केस. कह रहा है अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करें और अगर इनमें हमें क्या करना है, टॉगल आउट करना है, यानी स्विच करना है अपर केस से लोअर केस में, लोअर केस से सेंटेंस केस में एंड वाइस वर्सा, तो हम किस शॉर्टकट की मदद से ये काम कर सकते हैं? शिफ्ट के साथ F3, ऑल्ट के साथ F5, कंट्रोल F6 या इंसर्ट के साथ F9. वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका बनेगा शिफ्ट के साथ F3 इज यूज्ड टू टॉगल आउट इन दीज पार्टिकुलर ऑप्शंस. नेक्स्ट, which shortcut key in MS Word 2019 is used to remove the paragraph formatting. पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? जैसे आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, फिर बाद में आपने सोचा नहीं नहीं हमें अंडू कर देना है पूरे को या रिमूव कर देनी है पूरी फॉर्मेटिंग. तो वैसे अंडू करने का तो ऑप्शन आप जानते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट. लेकिन रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात की जाए तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ क्यू होगा, है ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कंट्रोल प्लस क्यू. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज्ड फॉर विच पर्पस. तो आंसर क्या होगा? टू रिमूव दी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. नेक्स्ट, which shortcut key in MS Word 2019 is used to indent a paragraph. पैराग्राफ इंडेंटेशन के केस में कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इंडेंटेशन कहीं भी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा, इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन. पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले जो स्पेस छोड़ी जाती है दैट इज व्हाट वी कॉल इंडेंटेशन या मार्जिन. तो मार्जिन का मतलब एम, तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ एम, यानी थर्ड इज द वैलिड वन. नेक्स्ट, which function key in MS Excel 2019 is used to switch between the worksheets, ribbon, the task pane and the zoom control. क्या रहा है MS Excel के लेटेस्ट वर्जन यानी 2019 या 2021 के केस में हमें स्विच करना है वर्कशीट्स, रिबन, टास्क पेन और जूम कंट्रोल्स के बीच में. तो इसके लिए कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे? अगेन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा F6 का. F6 का यूज करके इन सब ऑप्शंस के बीच में हम क्या कर सकते हैं? टॉगल आउट कर सकते हैं या कह सकते हैं स्विच कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन, विच शॉर्टकट की इन MS Excel 2019 इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ रो. एक रो को सिलेक्ट करने के लिए MS Excel में कौन सी शॉर्टकट की का यूज होगा? तो एक पूरी रो अगर सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार का यूज होगा. तो आंसर क्या है? सेकेंड इज द करेक्ट वन. शिफ्ट प्लस स्पेस बार इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ रो. नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इन MS Excel 2019 इज यूज्ड टू इंसर्ट द करंट टाइम. एक्सेल में करंट टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो तुरंत जो टाइम हो रहा है वो इंसर्ट हो जाए एक्सेल में. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट और सेमी कॉलन टू इंसर्ट द करंट टाइम. राइट? नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट की इन MS Excel 2019 इज यूज्ड टू हाइड द सिलेक्टेड रो. एक रो को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है MS Excel 2019 के केस में? तो पूरी रो अगर हाइड करनी है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ 9 करेंगे. क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ 9 करेंगे, यानी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इन MS Excel 2019 इज यूज्ड टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम.
अगर हमें किसी एक पूरे कॉलम को हाइड कर देना है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होगा? तो रो को हाइड करने के लिए हमने कंट्रोल के साथ 9 प्रेस किया था, जबकि कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे। वेरी गुड, कंट्रोल प्लस 0 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, which shortcut key in MS PowerPoint 2019 is used to add a new slide? किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को ऐड करने के लिए क्या करेंगे बताइए? बिल्कुल सही, कंट्रोल के साथ M करेंगे, जो कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। टू ऐड अ न्यू स्लाइड वी यूज कंट्रोल प्लस M। नेक्स्ट, which function key in MS PowerPoint 2019 is used to start the slide show? पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टार्ट करने की जो फंक्शन की है वो क्या है? F5 है, ये आप सब लोग जानते होंगे। टू स्टार्ट दी स्लाइड शो वी यूज F5। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट की इन MS PowerPoint 2019 इज यूज्ड टू एंड दी स्लाइड शो? F5 से हमने स्लाइड शो को ओपन किया और उसी स्लाइड शो को हम एंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्केप। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, which shortcut key in MS PowerPoint 2019 is used to expand or collapse the ribbon? यानी रिबन को कोलैप्स करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होगा? कंट्रोल के साथ F1, शिफ्ट के साथ F1, कंट्रोल के साथ F6 या शिफ्ट के साथ F6? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस F1 इज यूज्ड टू एक्सपैंड और कोलैप्स दी रिबन। नेक्स्ट, which shortcut key in MS PowerPoint 2019 is used to switch between the thumbnail pane and the outline view pane? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में अगर हमें स्विच करना है थंबनेल पेन से आउटलाइन व्यू पेन पर या वाइसी वर्सा, तो हम किस शॉर्टकट की मदद लेंगे? तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट टैब। कंट्रोल शिफ्ट टैब, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, वेब सर्च इंजन स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस बाय अ, कह रहा है जो सर्च इंजन होते हैं वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं वेब पेजेस या वेबसाइट की, किसकी मदद से? वेब राउटर, वेब ऑर्गेनाइजर, वेब इंडेक्सर या वेब क्रॉलर? तो करेक्ट आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ वेब स्पाइडर, या वेब क्रॉलर भी इसको बोलते हैं, या वेब स्पाइडर भी इसको बोलते हैं। तो इसकी मदद से इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर कुकीज की मदद से क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट, अरेंज दी सर्च इंजन बाय देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। सर्च इंजन को अरेंज करना है उसके डेवलपमेंट ईयर के अकॉर्डिंग। सेम इन्हीं ऑप्शंस के साथ में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? कौन सा सर्च इंजन पहले आया, कौन सा उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद? तो बिल्कुल सही, सबसे पहले आपका आया याहू सर्च इंजन, याहू के बाद आया आपका गूगल, देन आस्क, देन बिंग। यानी सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस, मींस फर्स्ट इज द वैलिड आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, Yandex सर्च इंजन बिलोंग्स टू विच कंट्री? Yandex जो कि 5th नंबर का बहुत ही फेमस सर्च इंजन है, ये किस कंट्री को बिलोंग करता है? कनाडा, रशिया, यूएसए या फिर अगेन कनाडा दे दिया है, कोई बात नहीं, तो बहुत प्यार होगा कनाडा से। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? रशिया होगा। यस, तो Yandex कहां का सर्च इंजन है? रशिया का है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाउंडर ऑफ याहू सर्च इंजन। अभी आपने देखा था कि याहू भी क्या है और आप जानते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ अ सर्च इंजन। ये एक सर्च इंजन का टाइप है, लेकिन इसके फाउंडर कौन हैं? टिम बर्नर्स-ली, जॉन वॉन न्यूमैन, रे टॉमलिंसन, जेरी यांग या डेविड फिलो? टिम बर्नर्स-ली हम लोग जानते हैं HTTP या www के फाउंडर हैं। जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया था, तो फाउंडर ऑफ स्टोरेज हो गए। रे टॉमलिंसन कौन है?
फाउंडर ऑफ ईमेल, रे टॉमलिंसन, शिवा अय्यादुरई, ये दोनों। मेन प्रायोरिटी हम कई बार शिवा अय्यादुरई को देते हैं अगर ऑप्शन में होता है, नहीं तो ज्यादातर रे टॉमलिंसन भी आपका फाउंडर ऑफ ईमेल में सही जवाब बनेगा। जेरी यंग और डेविड फिलो ये हैं आपके फाउंडर ऑफ याहू, राइट। तो फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग द डिफरेंट होस्ट। कह रहा है कौन सी प्रोटोकॉल ऐसी है जो ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है डिफरेंट होस्ट, मतलब डिफरेंट सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो सर्वर टू सर्वर कनेक्टिविटी कौन सी ईमेल प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं ईमेल में जो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो SMTP इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द मेल, तो आंसर क्या होगा, SMTP इज दी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। जबकि FTP का यूज फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पर्पस। टेलनेट का यूज रिमोट प्रोटोकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, पर SNMP तो कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट, विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो IBM कंपनी के द्वारा दिया गया है। तो अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की कैटेगरी में किस कंप्यूटर को रखेंगे ये आपको बताना है। यूनिक, फुंट्रिया, ब्रेनिया या इनियक। करेक्ट आंसर होगा यहां पर इनियक इज कंसीडर्ड एज द अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर, जहां पर इनियक की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनियक। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट। जो पहला ईमेल है वो किस ईयर में भेजा गया। देखिए दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, एक ईमेल कब भेजा गया पहला क्वेश्चन, एट द रेट किस ईयर में आया दूसरा क्वेश्चन। तो द फर्स्ट ईमेल वाज सेंट इन विच ईयर, द करेक्ट आंसर इज 1971 में पहला मेल भेजा गया, और एट द रेट किस ईयर में आया तो आंसर होगा 1972 में। ठीक, एट द रेट का ईयर क्या है 1972, और ईमेल सेंड हुआ दैट इज 1971, जो कि एक टेस्टिंग मेल था, सिर्फ टेस्टिंग के फॉर्म में इसको भेजा गया था। और इसमें लिखा क्या गया था, QWERTY ये लिखकर भेजा गया था। तो ये सिर्फ आपका एक टेस्टिंग मेल था, ठीक, जो बिना एट द रेट के भेजा गया। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। कह रहा है किसी एक पार्टिकुलर डेटा को कॉपी करना मेमोरी से, ये क्या कहलाता है, राइटिंग, रीडिंग, बूटिंग या कंट्रोलिंग। बिल्कुल सही, अगर हम कहीं से डेटा कॉपी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम रीड कर रहे हैं, तो आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज रीडिंग इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, C programs are converted into machine language with the help of। कह रहा है जो C programs होते हैं इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है किसकी मदद से, एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो C प्रोग्राम्स आप लोग जानते हैं कि हम यहां पर क्या करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं, और कंपाइलर एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो आंसर बिल्कुल यहां पर क्या होगा गाइस, कंपाइलर इज दी करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, सी वॉज प्राइमरली डेवलप्ड एज। कह रहा है जो सी लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया गया, इसका प्राइमरी मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव क्या था, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस लैंग्वेज, डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, ये एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है, दैट इज सी, डेवलप्ड बाय मिस्टर डेनिस रिटची। नेक्स्ट, व्हाट इज द बिटवीन द इंटरनेट, व्हाट इज द डिफरेंस होगा यहां पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड एन इंट्रानेट। कह रहा है इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, वो पब्लिक है, लेकिन जो इंट्रानेट है ये सिर्फ एम्प्लॉयज को ही दिया जाता है। जो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज एक्सेस करते हैं वो आपका इंट्रानेट है, और जिसे कोई भी एक्सेस करे वो इंटरनेट है। तो यानी पहले वाला पब्लिक है और दूसरा वाला प्राइवेट। तो वन इज पब्लिक एंड द अदर इज प्राइवेट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर फेसबुक वॉज इन्वेंटेड? कह रहा है किस ईयर में फेसबुक को इन्वेंट किया गया, बताइए। तो अभी आपने हाल ही में देखा कि फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी भी बन गई है, और इसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, दैट इज मेटा। तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया? मेटावर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो एक ग्लोबल नेम एक दिया, दैट इज कॉल्ड मेटा। ये मेटा कंपनी अपने कई सारे चाइल्ड प्रोडक्ट्स को टेक ओवर करेगी, यानी इसके अंदर ही आपका व्हाट्सएप आएगा, इसके अंदर ही आपका इंस्टाग्राम आएगा, और इसी के अंदर आपका फेसबुक भी आएगा। तो पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? मेटा। तो फेसबुक वॉज इन्वेंटेड इन ईयर 2004। 2004 में आपकी फेसबुक को बनाया गया, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यू सोशल मीडिया रूल्स नोटिफाइड इन 2021? जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, आपको पता होगा कि 2021 में नए आईटी नियम को लागू किया गया। ये जो नए आईटी रूल्स थे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी, आप कह सकते हैं कौन सी एक ऑर्गेनाइजिंग पार्टी थी, या कौन सी यू कैन से देयर इज अ पेरेंट फर्म जिसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया? तो आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज दैट which is associated with the new social media rules notified in 2021. तो मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहां पर बनेगा जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट को कौन लीड कर रहा है? हु इज द पर्सन, जिसको अभी हाल ही में बदल दिया गया है। Now, who is leading the Ministry of Electronics and Information Technology? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, व्हाट्सएप लॉन्च्ड ऑन, व्हाट्सएप किस ईयर में लॉन्च किया गया? ईयर बताइए। तो आप जानते हैं व्हाट्सएप को लॉन्च कब किया गया है, दैट इज 24th of February 2009। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप? जैन कोयुम and Bran Acton is known as the founder of WhatsApp. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फेसबुक एक्वायर्ड व्हाट्सएप फॉर $19 बिलियन इन डैश। कह रहे फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है किसको? व्हाट्सएप को एक्वायर किया है। आप जानते हैं $19 बिलियन में उस समय की सबसे बड़ी डील थी, और ये कब हुआ? 2012 में, 2010 में, 2014 में, या 2013 में? तो आंसर होगा 2014 में फेसबुक एक्वायर्ड व्हाट्सएप। राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ व्हाट्सएप करेंटली? कह रहा है इसमें से व्हाट्सएप का फीचर कौन सा नहीं है? व्हाट्सएप पेमेंट, व्हाट्सएप क्रिप्टो करेंसी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, या क्लिक टू चैट? तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप क्रिप्टो करेंसी ये कोई भी फीचर नहीं है, जबकि व्हाट्सएप पेमेंट ये फीचर है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये भी फीचर है, और क्लिक टू चैट यानी चैटिंग फीचर भी अवेलेबल है। तो इस तरीके के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आते हैं। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर? इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर किस कंपनी का है, ये आपको बताना है। बीएसएनएल, वीएसएनएल, रिलायंस जियो, या एयरटेल? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? रिलायंस जियो कैरीज द लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलुलर सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय? सेलुलर यानी जो मोबाइल सिस्टम है, जो सेलुलर सिस्टम है, जो कॉलिंग सिस्टम है, ये सबसे पहले दुनिया में किसने डेवलप किया? निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, बेलकोर एंड मोटोरोला, AT&T बेल लैबोरेटरीज,
क्वालकॉम या नन ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। एनटीटी इज दी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ वॉकी टॉकी। हम लोग जानते हैं वॉकी टॉकी एक हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना। तो आप जानते हैं तीन तरीके के मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स का जो आपका एग्जाम्पल होगा दैट इज वॉकी टॉकी। तो इसके फाउंडर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ब्रैडमैन, डोनाल्ड हिंग्स या डोनाल्ड मुरे? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज डोनाल्ड हिंग्स, नोन एज द फाउंडर ऑफ वॉकी टॉकी। नेक्स्ट, अब ब्राउजर इज एन एचटीटीपी। कह रहा है ब्राउजर को हम क्या कहते हैं? ये एचटीटीपी सर्वर है, एचटीटीपी एजेंट है, वर्क स्टेशन है या क्लाइंट है? तो आपको पता होना चाहिए और आप लोग जानते भी होंगे कि ब्राउजर को हम क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? क्लाइंट इज दी करेक्ट वन। और कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि उस पहले सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो इंटरनेट पर रन करता है। नेम दी फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच रन्स ऑन इंटरनेट। आंसर क्या होगा? दैट इज ब्राउजर। नेक्स्ट, a user can get files from another computer on the internet by using। कह रहा है एक यूजर जो है वो फाइल्स को ले सकता है या ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे कंप्यूटर पर, किसकी मदद से? एचटीटीपी, टेलनेट, यूटीपी या फिर एफटीपी? तो हम लोग जानते हैं कभी भी फाइल्स को डाउनलोडिंग की बात हो या फाइल्स के अपलोडिंग की बात हो या फाइल्स के ट्रांसफर करने की बात हो, करेक्ट आंसर क्या होगा? एफटीपी इज दी करेक्ट वन, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ मॉडेम इज। मॉडेम क्या करता है? दैट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ मॉडेम कितनी होती है? दैट इज 56 kbps, दैट इज 56 kilobit per second. Next, attempt to gain or change IP address or DNS is called, again a very important question। IP एड्रेस और DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम को चेंज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? बताइए। स्निफिंग, स्पूफिंग, फिशिंग या स्पूलिंग? तो स्पूलिंग तो होगा नहीं, क्योंकि स्पूलिंग हम लोग कहते हैं प्रिंटर की जो क्यू में लगाने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जब पेजेस को वो क्यू में लगा देता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्पूलिंग। तो आंसर यहां पर क्या होगा? स्पूफिंग इज दी करेक्ट वन। आईपी एड्रेस को मास्क करना, आईपी एड्रेस को चेंज करना या फिर डीएनएस की मास्किंग, डीएनएस को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। नेक्स्ट वन, सिस्टम इन अ बॉटनेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज। कह रहा है वो कंप्यूटर्स, वो सिस्टम जो कि ऑटोमेटेड होते हैं, जो बॉटनेट्स की मदद से चलते हैं, जो रोबोट्स की मदद से चलते हैं, उन सिस्टम्स, उन कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं? रोबोट्स, मैलवेयर, वायरस या ज़ॉम्बीज? तो सिस्टम्स इन अ बॉटनेट आर कॉल्ड एज ज़ॉम्बीज। इन्हें हम ज़ॉम्बीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पीजीपी, प्रेटी गुड प्राइवेसी इज यूज्ड इन। कह रहा है ये जो पीजीपी है, प्रेटी गुड प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका यूज कहां पर होता है? ब्राउजर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, ईमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, एफटीपी को सिक्योरिटी या फिर सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे प्रेटी गुड प्राइवेसी ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो ईमेल को सिक्योर बनाता है। तो यानी आंसर यहां पर क्या होगा? टू प्रोवाइड द ईमेल सिक्योरिटी इज द करेक्ट वन। और इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि ईमेल सिक्योरिटी के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज होता है या ईमेल सिक्योरिटी के लिए कौन सी टूल का यूज होता है। तो आंसर होगा प्रेटी गुड प्राइवेसी। तो आई होप कि इन 50 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। तो आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो क्वेश्चन अभी हमने आपसे पूछा था पीछे, उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न देखिए ऐसा ही रहने वाला है, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है
कि आप टॉपिक वाइज अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहें, मैक्सिमम एमसीक्यूज देते रहें और कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर जरूर करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।